बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। पूरी कौम को हमारा हाकिम खुशखबरी सुना रहा है कि चंद ही लम्हात के बाद पाकिस्तान की लड़खड़ाती हुई मईशत को IMF की बैसाखी मिल जाएगी। पाकिस्तान की इकॉनमी को सहारा देने के लिए IMF के साथ हमारी डील हो जाएगी, हमारा एग्रीमेंट उनके साथ हो जाएगा और पाकिस्तान जो है अपनी मईशत को संभाल सकेगा। इस खुशखबरी में असल में कितनी सदाकत है ये तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मगर इसके साथ साथ अब रास्ता साफ हो गया, जो चाहा मिल गया। इत्तेहादी हुकूमत की ईद से पहले ईद हो गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हवाले से लेके जो बातें की जा रही थी कि इख्तियार उन्हीं के पास हो, वो बात भी पूरी हो गई। और इसके साथ साथ हुकूमत को एक और भी ख्वाहिश थी कि ताहयात नाअहली वाला जो मामला है वो भी ख़त्म हो जाए। हुकूमत की ईद से पहले ईद किस तरह से हुई? सदर ममलिकत आरिफ अलवी की अदम मौजूदगी के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो कायम मकाम सदर हैं सादिक संजरानी साहब, जो कि चेयरमैन सेनेट हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं, जो कि आरिफ अलवी साहब की कमी को पूरा कर रहे हैं। तो हुकूमत इसीलिए जल्दबाजी में वो तमाम काम करवाना चाहती है जिनके रास्ते में सदर आरिफ अलवी हमें रुकावट बनते हुए नजर आ रहे थे। इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा है कि पहले भी इलेक्शन कमीशन ये डिमांड करता रहा। इसका मुकम्मल मैं हवाला माजी आपके सामने रखती हूं। 10 अप्रैल को एक खत लिखा गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से स्पीकर नेशनल असेंबली राजा परवेज अशरफ साहब को। उनसे ये डिमांड की गई थी, ये मुतालबा किया गया था कि इलेक्शन के हवाले से तारीख और उसका जितना भी शेड्यूल होगा उसका तयन करने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए। इसके अंदर ये एक मिसाल दी गई थी कि 1976 तक ये तमाम इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास था, मगर 1985 के बाद ये हमने देखा कि सूरत हाल हमें मुख्तलिफ होती हुई नजर आई। क्यों? क्योंकि उस दौर के अंदर मार्शल लॉ था, इंसानी हकूक को सल्ब किया गया था। इसीलिए कहा गया कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार को वापस लेना चाहता है। तो उसी इख्तियार को मद्देनजर रखते हुए अब चूंकि आरिफ अलवी साहब मौजूद नहीं है, उनकी जगह पर सादिक संजरानी साहब मौजूद हैं, तो जल्दबाजी के अंदर फटाफट इलेक्शन कमीशन के हवाले से इस काम को भी, इस अमल को भी मंजूर करा लिया गया और रास्ता साफ हो गया हुकूमत का कि अपनी मर्जी से जब चाहेगी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराएगी। बड़े खदशात पैदा हो गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक तरफ तो दुबई के अंदर तमाम सर जोड़े बैठे हैं कि देखना होगा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की तारीख क्या होती है। और यहाँ पर बाज़गश्त ये भी है कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से गुफ्तशनीद हो रही है, मगर इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के डिमांड को पूरा किया गया है कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए, तो उसमें इबहाम मौजूद नहीं रहा कि इलेक्शन अपनी मुकर्ररा तारीख पर नहीं होंगे। अब जब इत्तेहादी हुकूमत को सूट करेगा, उनके लिए मुनासिब होगा कि उनका वोट बैंक बेहतर हो सकता है, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून का, तो उसके बाद ही इलेक्शन की कोई तारीख जो है वो अनाउंस की जाएगी, हमारे सामने आ सकेगी। मगर इसके साथ साथ यहाँ पर ये मामला और ये बात बड़ी अहम है, इलेक्शन कमीशन का एक इख्तियार है और यकीनी तौर पे उसी के पास होना चाहिए, मगर एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर गठ जोड़ के इल्ज़ामात लगाए जा चुके हों, जिसके हवाले से तासुर मजबूत हो कि ये इदारा गैर जानिबदार नहीं बल्कि जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, एक ऐसा इदारा जिसके ऊपर उंगलियां उठ चुकी हों, तो ऐसे में अगर सिर्फ उसी इदारे के पास मुकम्मल इख्तियार उसको तफवीज़ कर दिया जाएगा तो कैसे ये मुमकिन हो सकेगा कि अपनी मुकर्ररा मुद्दत के ऊपर पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात हो सकते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हुकूमत ने एक और अहम मामला जिसको अपने सामने रखा वो है ताहयात नाअहली का। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए जो रास्ता हमवार किया जा रहा था और जो कोशिशें की गई थी, उसमें ये एक अहम संगे मील साबित होगा। अभी तो ये कहा जा रहा है कि ये आईनी ज़रूरत थी, मगर ये नज़रिया ज़रूरत ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर हमें ये नज़र आती है कि 5 साल की नाअहली, 2018 में मियां नवाज शरीफ नाअहल होते हैं और 2023, अब पूरे 5 साल गुजर चुके हैं और इस वक्त तहरीके इंसाफ के रास्ते को क्लियर करने के लिए जहांगीर तरीन जो कि नाअहल हो चुके थे, उनकी भी अहलियत हो जाएगी, यानी कि ताहियात नाअहली वाला जो मामला है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया। मगर जो एक तासुर बन गया है कि नज़रिया ज़रूरत के तहत ये मौजूदा गवर्नमेंट हर वो कदम उठा रही है जिसके अंदर 2 करोड़ से ज़ायद ऐसे लोग जिनका वोट बैंक इत्तेहादी गवर्नमेंट का नहीं है, जिनका वोट बैंक एक ऐसी जमात का है जिसके बारे में अमूमी ये तासुर पैदा किया जा रहा है, मजबूत होता चला जा रहा है कि उसे ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर माइनस का
फॉर्मूला उसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाएगा। ये दो अहम मामले थे, IMF के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ, मगर चूंकि मैंने तहरीक इंसाफ की बात की है तो यहाँ पर ये काबिल ज़िक्र बात है कि कभी भी ज़ोर से, धमकी से, धौंस के साथ मोहब्बतों को, रवैयों को, जज्बात को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ की रुकन थी मलिका बुखारी, जो कि जेल काटने के बाद आई और एक जादुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक थके हुए चेहरे के साथ, एक साथ ना देने वाले जज्बात के साथ, एक साथ ना देने वाले अल्फाज के साथ, जब उन्होंने अपनी एसोसिएशन को ख़त्म किया मुकम्मल तौर पे तहरीक इंसाफ से और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से, तो हमने वो मनाजिर भी देखे कि मलिका बुखारी का जब चंद घंटे पहले अपने महबूब लीडर के साथ आमना सामना हुआ कोर्ट के अंदर, तो हमने देखा कि वो आंखें छलक पड़ी, मलिका बुखारी रो पड़ी, आप दीदा हो गईं और शायद उनके आंसू वो बहुत कुछ कह गए जिनको दबाने की कोशिश की जा रही थी। अब मैं बात करूंगी पाकिस्तान के IMF के एग्रीमेंट के हवाले से। पूरी कौम को एक मरतबा फिर से लॉलीपॉप दिया जा रहा है, और क्यों ना दिया जाए, जब आवाम के ऊपर बजट के बाद एक और बजट लाद दिया जाए, 215 अरब के नए टैक्सेस लाद दिए जाए, आवाम के गलों में फंदा डाल दिया जाए, उनसे जीने का हक छीन लिया जाए, तो ऐसे में IMF के एग्रीमेंट के हवाले से फिर खुशखबरी सुनाई ना दे तो ऐसे में कैसे सिस्टम चलेगा, कैसे मैशत चलेगी। पाकिस्तान के अंदर एक आम चीज़ है कि हमारी मैशत IMF के बगैर नहीं चल सकती। IMF के साथ कहा जा रहा है कि हमारा एग्रीमेंट होने जा रहा है। IMF है क्या, असल में ये जानना ज़रूरी है। बड़े लोग हैं, हमारी एक बड़ी तादाद है जो सिर्फ IMF को एक इदारे, ऐसे इदारे की हैसियत से जानती है जो शायद पाकिस्तान को कर्ज देता है। एक ऐसा इदारा है जो कि 190 रुकन ममालिक के ऊपर मुश्तमिल है। ये 3 अहम मामलात हैं जिनके ऊपर ये अपना काम करता है। सबसे पहली बात कि जिन ममालिक ने इसके साथ सब्सक्रिप्शन की होती है, ये उनके मईशी मामलात को बड़े गौर से देखता है, बड़े करीब से देखता है। दूसरा अहम मामला ये होता है कि जो मईशतें गिर रही होती हैं उनको बेहतर बनाने के जो तरीक़ेकार हैं उसके लिए ये अपना प्लान, अपना फॉर्मूला उनके साथ शेयर करता है। तीसरी बात यह कि हम जैसे मुतासरा ममालिक के लिए कलील मुद्दती कर्जे भी होते हैं और तवील मुद्दती कर्जे भी होते हैं, यानी कि पैसों की मुआवनत भी ये करता है। हमें याद रखना चाहिए बहुत सारे दुनिया के ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने IMF से प्लान लिया, एग्रीमेंट किया और कर्जे हासिल किए, मगर आज उन्होंने अपनी मैशत को खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टम नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने एक मिसाल रखूंगी, उसके बाद चीज़ें और पिक्चर आपके सामने ऑटोमेटिकली क्लियर होना शुरू हो जाएगा। 2009 के अंदर यूरोप के अंदर बड़ा शदीद किस्म का मौशी बहरान पैदा हुआ और उसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क था वो यूनान था। ये वही यूनान है जिसकी बाज़गश्त पाकिस्तान में अब सुनाई दे रही है, क्योंकि रिस्क के हसूल के लिए हमारी जो बहुत बड़ी तादाद, सैकड़ों नौजवान, उसमें 14 साल का एक बच्चा भी शामिल था जो अपने रिस्क के हसूल के लिए यूनान की तरफ बढ़ रहे थे, उनकी कश्ती डूब गई। यही वही यूनान था जिसने ये फैसला किया कि IMF के साथ जब डील करेगा तो वो तमाम तब्दीलियां करेगा जो IMF चाहता है। IMF की सवाबदीद पर और IMF की ख्वाहिशात के ऊपर यूनान ने जब अपनी मईशत के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां की तो हमने देखा कि ना सिर्फ यूनान की मईशत और बुरी तरह से तबाह हो गई, बल्कि उनका मुआशरा, उनका सिस्टम भी बुरी तरह से तबाह हो गया। इस एक अहम बात के बाद मैं फैसला अपने सुनने वालों पर छोड़ती हुई जाऊंगी कि फैसला कर लीजिए कि जैसी तब्दीलियां हुकूमत IMF की डिमांड के ऊपर हमारे पर मुसल्लत कर रही है तो उसके नताइज क्या बरामद हो सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।